इस लेक्चर में अपहीवल इन मेघालय के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अपहीवल का मतलब है एक तरह से विद्रोह, क्राइसिस, संकट। पहले मेघालय के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे मेघालय आपको दिखाई दे रहा है, ये मेघालय का मैप। यहाँ पे 3 मेजर पहाड़ियाँ हैं, हिल्स, गारो, खासी और जैंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे कम्युनिटी रहती हैं। गारो हिल्स में गारो कम्युनिटी मतलब प्रजाति के लोग हैं, स्टूल ट्राइब के लोग, और यहाँ खासी में खासी के, और जैंतिया में जैंतिया प्रजाति के लोग। तो अभी क्या इशू हुआ है वो डिस्कस करते हैं। रिसेंटली देखो एक फॉर्मर मिलिटेंट था, एक मतलब इस ग्रुप है, एक ग्रुप, ये HNLC हिनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, इसके ग्रुप का एक मेंबर की हत्या कर दिया, अभी मार दिया पुलिस इनकाउंटर में मेघालय में। इसकी वजह से मेघालय में संकट आ गया, क्राइसिस हो गया है। ये इनकाउंटर किसने किया है? जो ईस्ट खासी हिल्स और ईस्ट जैंतिया हिल्स की पुलिस टीम है उसने किया है ये। तो बैकग्राउंड समझते हैं कैसे ये पूरा जो ये यहाँ पे क्राइसिस है कैसे डेवलप हुआ, और ये जो ग्रुप बना हुआ है HNLC का, ये कब बना, कैसे बना। देखो मेघालय जो बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर लगता है इसका, और यहाँ से नेबरिंग कंट्रीज से, बांग्लादेश वगैरह से, यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आए थे मेघालय में बहुत समय पहले, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट से भी, बंगाल से, पंजाब से, बिहार से यहाँ लोग आके बसे हुए हैं। तो यहाँ पे जब ये बाहर से लोग आए तो जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको खतरा लगने लगा। उनको खतरा इस बात से लगने लगा कि भाई साहब अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे, मतलब हमारी पॉपुलेशन 50% से कम हो जाएगी और हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो यानी कि जो आउटसाइडर हैं इनका इन्फ्लक्स हो जाएगा, इनके कारण इनमें एंजाइटी पैदा हो गई, दुख पैदा हो गया, इनको खतरा लगने लगा अपनी कल्चर का कि हमारी कल्चर खत्म होती चली जाएगी। तो ये एंटी आउटसाइडर सेंटीमेंट पैदा हो गई, मतलब जो आउटसाइडर हैं, बाहर से लोग आए हैं, उनके खिलाफ ये एक तरह से एंजाइटी पैदा हो गई। और फिर जाके मेघालय में फर्स्ट मिलिटेंट ग्रुप बना। मिलिटेंट का मतलब होगा एक तरह से विद्रोह करने वाला ग्रुप बन गया, जिसका नाम है HALP यानी कि हिनी ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल 1992 में। ये हिनी ट्रैप जो है ये रिप्रेजेंट करता है खासी और जैंतिया कम्युनिटी को, और जो अचिक नाम है, अचिक रिप्रेजेंट करता है गारो कम्युनिटी को। फिर ये HALC बाद में 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम बन गया HNLC, जिसका अभी जो एक मिलिटेंट मारा गया है, किल्ड किया है, किसने? इनकाउंटर में किया पुलिस ने। और दूसरा ग्रुप HALC का बन गया, एक तो HNLC बन गया, ये रिप्रेजेंट करता है खासी और जैंतिया कम्युनिटी को। एक बन गया अचिक मैटग्रिक लिबरेशन आर्मी, ये रिप्रेजेंट करता है गारो कम्युनिटी को। तो अब ये जो अचिक मैट्रिक लिबरेशन आर्मी है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, ANVC बन गया अब ये। अब जो HNLC है जो गारो खासी कम्युनिटी को, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है खासी और जैंतिया कम्युनिटी को, खासी और जैंतिया को HNLC, ये क्या है? केवल खासी कम्युनिटी के मतलब वो हैं जो इंटरेस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और जो अचिक है मैट्रिक लिबरेशन आर्मी, अचिक मैट्रिक लिबरेशन आर्मी, ये डिमांड करता है सेपरेट स्टेट की, कि गारो कम्युनिटी के लिए अलग स्टेट बनाओ, अलग राज्य। अब मेघालय है ही भाई साहब छोटा सा, आपने देखा होगा मैप पे, ये देखो भाई साहब इंडिया का मैप, ये यहाँ पे ये मेघालय आपको दिखाई दे रहा है ही छोटा सा। अब ये गारो खासी जैंतिया यहाँ पे हिल्स हैं, अब ये गारो के लिए अलग से स्टेट की डिमांड करता है, समझ रहे हो। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि मेघालय में मिलिटेंट्स की, देखो जो ANVC है, ये अचिक जो है यहाँ पे काउंसिल, 2004 से यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, मतलब युद्ध विराम हो गया, गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। और जो HNLC जो ग्रुप है दूसरा, वो भी ट्राई कर रहा है, पीस टॉक चल रही हैं गवर्नमेंट के साथ, इनमें भी अभी कंडीशन लगाई जा रही हैं, इनकी भी पीस टॉक, जो भी इनकी शर्तें मानी जा रही हैं, पीस टॉक की जा रही है। यहाँ पे लास्ट सेवरल ईयर में जो मिलिटेंसी मेघालय में थोड़ी घटी है, डिक्लाइन हो गई है। 2018 में सेंटर ने क्या है, यहाँ से मेघालय से अप्सा को विथड्रॉ कर लिया था। अप्सा क्या है? एक कानून है जो 1958 में बनाया था, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ रही थी, इंसर्जेंसी हो रही थी, यहाँ पे डिमांड उठती थी हमें अलग देश बनाया जाए, अलग हटने की डिमांड होती थी। इसके लिए नया एक्ट बनाया 1958 में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में। बाद में जम्मू कश्मीर में भी बढ़ा दिया गया, एक्ट की पावर दे दी गई इसमें। लगभग मेघालय में 27 साल तक रहा था ये, और 27 साल के बाद ये हटाया गया। लगभग जो इंसर्जेंसी थी, यानी कि घुसपैठ, ये जो डिमांड करते थे अलग स्टेट की, अलग राज्य बनाओ, अलग नेशन बनाओ, अलग देश बनाओ, उनकी 80% तक ये इंसर्जेंसी डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बाहर के और नेबरिंग कंट्री से भी घुसपैठ आ जाते थे। जैसे यहाँ से बांग्लादेश से आ गए, क्योंकि बांग्लादेश से लगता है ना, ये बांग्लादेश से इंसर्जेंसी हो गई, तो ये जो केस हैं 80% तक घट गए थे। तो फिर इसे हटा दिया गया 27 ईयर के बाद 2018 में, इस अप्सा एक्ट को। यहाँ से इंसर्जेंसी जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और कौन कौन से स्टेट में, देखो एक तो नागालैंड में नागा इंसर्जेंसी है,
मिजोरम में मिजो मूवमेंट चलते रहते हैं। असम इंसर्जेंसी है, एक वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये 1979 में बना था। यहाँ पे इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं उनको, मतलब असम में जो बाहरी देश के माइग्रेंट आते हैं, किसी और स्टेट के आते हैं, अब घुसना नहीं देना चाहते, कहते हैं हमारे मूल निवासी रहेंगे, आप जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है ये बोडोलैंड स्टेट हुड मूवमेंट चलता रहता है असम में, ये डिमांड करता रहता है उल्फा कि हमें अलग स्टेट डिक्लेयर करो, बोडोलैंड को अलग स्टेट बनाओ। नेक्स्ट है मणिपुर में, मणिपुर में 1964 में एक यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट नाम का ग्रुप बना, ये चाहता था कि मणिपुर के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं मणिपुर के जो मूल निवासी हैं उसका एंड करने के लिए इसका टारगेट था। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में बना था एक अरुणाचल ड्रैगन फोर्स, बाद में इसका नाम 2001 में चेंज हो गया ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट। तो ये कुछ ये ग्रुप बने हुए हैं जो डिमांड करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं भाई साहब, जो ग्रुप डिमांड करते रहते हैं, क्या क्या इनके मतलब रिजल्ट निकलते हैं। एक तो फैटलिटीज, भाई साहब मौतें हो जाती हैं, मृत्यु, सिविलियंस की भी और सिक्योरिटी फोर्सेज की भी, आपस में लड़ते हैं तो जो सिविलियंस आते हैं बीच में वे भी मर जाते हैं बेचारे, निर्दोष लोग। नेक्स्ट है हिंड्रेंस इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं भाई साहब, वो उनमें भी बाधाएं डालते हैं, क्योंकि असम आपको पता है ऑयल रिच वहाँ पे रीजन है, मतलब ऑयल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं। और ये जो मिलिटेंट क्या है, ये मिलिटेंट टारगेट करते हैं ऑयल और गैस की पाइपलाइन को, इनको तोड़ देते हैं और इन पे कब्जा कब्जा जमा लेते हैं, सबोटेज कर लेते हैं इनको, और इनके नेचुरल रिसोर्स हैं जो स्टेट के, उनको एक्सप्लोट करते हैं। अब इंडिया को भाई साहब इन्हें बाधा करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मिलिटेंट इन पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। जो भी नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए जाते हैं या तो वो ठहरे हुए हैं, स्टॉल्ड हो गए हैं, बंद हो गए हैं, या फिर वो टार्डी पेस में, मतलब मिलिटेंट के कारण वो रुके हुए हैं या बिल्कुल बंद हो गए हैं। यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर भी कमज़ोर पड़ गया भाई साहब, जब यहाँ पे मिलिटेंट ही होगा, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहेगी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, तो टूरिज्म कौन आएगा, कौन टूरिस्ट यहाँ पे देखने के लिए आएगा, टूरिज्म सेक्टर भी यहाँ पे बंद पड़ गया। नेक्स्ट है हैम्पर्स इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि ये जो है अपना हिंदुस्तान, ये वाला रीजन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इसको हमें डेवलप करना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दौरान। यानी कि जो ईस्टर्न कंट्री के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, म्यांमार, बांग्लादेश, इन कंट्री से हमें क्या है, सहायता लेनी है, इनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है और इनके साथ ट्रेड करके इस वाले रीजन को बढ़ाना है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, म्यांमार वगैरह, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, इनके साथ मिलके। तो ये भी पॉलिसी अच्छे से लागू नहीं हो पाती है जब भाई साहब यहाँ पे मिलिटेंट रहती है। तो हमारी जो इकोनॉमी है नॉर्थ ईस्ट की, नेबरिंग जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे जोड़ नहीं पाते हैं हम। और रजिस्टेंस इन एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में भी ठहराव हो गया। कैसे कि भाई साहब मिलिटेंट क्या है, स्कूल वगैरह में ये अटैक करते हैं, वहाँ पे जैसे त्रिपुरा के इंटीरियर में देखा गया, ऐसे वहाँ पे टीचर वगैरह नहीं जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर लगता है, फियर है मिलिटेंट स्ट्राइक हो सकती है। इसलिए यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ही कम, मतलब दुखद उसकी कहानी है। अब नेक्स्ट है मीजर्स टू काउंटर इंसर्जेंसी, कौन कौन से मेजर्स काउंटर करने के लिए, इंसर्जेंसी जो घुसपैठी है यहाँ पे घुसते हैं और ये मिलिटेंसी चलती रहती है, इसको काउंटर करने के लिए कौन कौन से सरकार ने कदम उठाए हैं। पहला है ऑपरेशन एंड स्पेशल एक्ट्स, कुछ ऑपरेशन चलाए हैं असम ने 1990s में, 1990 में 2 मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए, एक ऑपरेशन राइनो नाम से और बजरंग, ऑपरेशन बजरंग नाम से। ये लॉन्च किया था उल्फा के अगेंस्ट, जो उल्फा मिलिटेंट है ना, एक ग्रुप बना हुआ है असम में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके अगेंस्ट चलाया था, इसको दबाने के लिए। एक स्पेशल पावर दे दी गई अफसा के रिगार्डिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अफसा कानून बनाया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें जो आर्म फोर्स तैनात की जाते हैं, यहाँ सैनिक किए जाते हैं, जो फौजी होते हैं, उनको स्पेशल पावर दी गई इमरजेंसी कंडीशन में डील करने की, बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी पे शक के आधार पे। अगर 5% से ज़्यादा कहीं पे पाए गए चलते हुए, उनको गोली मार सकते हैं वार्निंग देके, किसी के भी घर में सर्च कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, समझ रहे हो। ये ऐसे इन्हें पावर दी गई, स्पेशल पावर। ये असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में चलाया गया। पीस टॉक चलाई गई, बहुत सारी शांति के लिए बातें की गई, विद्वान की गए। जो मेती कम्युनिटी है यहाँ पे, एक मेती नॉर्थ ईस्ट में, मेती ग्रुप को छोड़ दे, मेती इंसर्जेंट, बाकी जो सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं मेजर, उन्होंने सीज फायर कर लिया, यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, युद्ध विराम कर लिया। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के साथ शांति का एग्रीमेंट, समझौता कर लिया कि हम आगे से मिलिटेंसी नहीं करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जैसे मेती इंसर्जेंट, उन्होंने अभी एग्रीमेंट नहीं किया है। तो आर्म फोर्सेस के साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी पीस टॉक में इंगेज रहती है। एक इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट है भाई साहब इसके लिए, नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए। ये क्या है, जो आउटसाइडर होते हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट से बाहर किसी भी हमारे स्टेट का, चाहे वेस्ट बंगाल का है, चाहे बिहार का है, चाहे हरियाणा पंजाब का है, तमिलनाडु का है, इन
वाले स्टेट से कोई आदमी यहाँ पे जाएगा घूमने के लिए भी, तो उसे ये इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है पहले सरकार से, वहाँ की स्टेट की सरकार जारी करती है। ये मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है कि ये क्या है, इंडिजिनस पीपल की आइडेंटिटी को बचाने के लिए लाया गया कि इनकी कल्चर लुप्त ना हो जाए। अगर वहाँ पे कोई आ रहा है उससे नुकसान तो नहीं है इन लोगों को, तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तब जाके वो घूम सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, एक मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए। जितनी भी स्कीम, योजना होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, ये इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस रीजन में। नेक्स्ट क्या क्या गया, नेक्स्ट किया नहीं गया, एक खासी कम्युनिटी और गारो कम्युनिटी की हमने बात की थी, तो इन कम्युनिटी के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं, थोड़ा ब्रीफली डिटेल है, एक एक मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। खासी कम्युनिटी क्या है, ये पीपल इंडिजिनस पीपल है, यहाँ के एथनिक ग्रुप है मेघालय के, और ये लार्जेस्ट ट्राइब है, मतलब ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति की मेघालय में, वो खासी ट्राइब के लोग हैं। इनकी कल्चर डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है, और इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह या सक्सेशन होता है, जैसे हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और रीजन में क्या होता है, जैसे बाप के नाम प्रॉपर्टी है तो बाप के बाद वो किस पे जाएगी, बेटा के नाम पे हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो ये बाप से बेटा पे प्रॉपर्टी जाती है, कैसा सिस्टम है, पेट्रियार्कल सिस्टम है, पेट्रियार्कल सिस्टम है, यानी कि पेट्रियार्की है हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट में, मतलब अधिकतर सारे स्टेट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो खासी कम्युनिटी है ना, यहाँ पे क्या है, मैट्रियार्की है, मतलब जो क्या है, मदर जी के नाम पे जो होती है ना प्रॉपर्टी वगैरह नाम, वो फिर जो सबसे बड़ी लड़की होती है, यंगेस्ट डॉटर, उसके नाम पे जाती है। और एक तरह इनकी मैरिज भी ऐसे देखी जाती है, लड़का बारात लेके नहीं जाता बल्कि लड़की बारात लेके जाती है और लड़की के घर पे रहता है लड़का, ऐसा कुछ सिस्टम है। मैट्रियार्की यानी कि पेट्रियार्की नहीं है। जो खासी पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बोलते हैं मोन खमीर लैंग्वेज, भाषा बोलते हैं, और ये भाषा बिलोंग करती है एस्ट्रो एशियाटिक स्टॉक से। ये बहुत सारे ग्रुप हैं लैंग्वेज के, जैसे एस्ट्रो मैंगलोइड ग्रुप है, बहुत सारी भाषा उससे बिलोंग करती हैं। ऐसे ये भाषा किससे, ऑस्ट्रो एशियाटिक स्टॉक से। ये जो सेवरल क्लेन्स हैं इसमें डिवाइड की गई हैं खासी कम्युनिटी। ये क्या है, पैडी कल्टीवेशन करती हैं, वेट राइस की कल्टीवेशन करती हैं। जो वैली है यहाँ पे घाटी हैं कुछ, उन पे कल्टीवेट करती हैं, पैदा करती हैं राइस, और उन्हीं से इनकी लाइवलीहुड चलती है। और यहाँ पे जो हिल साइड है वहाँ पे गार्डन वगैरह, बगीचे वगैरह उगाते हैं। और जो गारो कम्युनिटी है उसके बारे में क्या है, ये गारो कम्युनिटी क्या है, ये अचिक भी बोलते हैं अपने आप को। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है मेघालय की, खासी के बाद में सेकंड आती है, सेकंड नंबर पे। और गारो कहाँ से आए थे, ये भाई साहब तिब्बत से आए थे। यहाँ पे तिब्बत से इनकी डिफरेंट डायलेक्ट यानी कि बोली बोली जाती है, इनकी डिफरेंट कल्चर है। और ये गारो हिल्स और यहाँ पे जो आउटलाइन प्लेन है, लैंड एरिया, उस पर रहते हैं। इनकी कल्चर है जो क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मतलब ये क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं गारो कम्युनिटी के लोग। और इनको नोक पंटीज हैं ये एक तरह से इनके जो सारे चिल्ड्रन हैं, अपने सारे चिल्ड्रन को बराबर का हक देते हैं, इक्वल केयर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबको समान अधिकार देते हैं। ये सबकी इंपॉर्टेंस सेम है, ऐसा नहीं है लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। जो गारो की जो मैरिज होती है, दो लॉ के हिसाब से होती है, इनके दो कानून है। एक तो है एक्सोगमी। एक्सोगमी का मतलब होता है जिस सेम क्लेन के कास्ट के हैं, सेम कास्ट में नहीं होती। जैसे सेम कास्ट में जब मैरिज करते हो, मान लो आप किसी कास्ट के हो, जैसे ब्राह्मण कास्ट के हो या किसी कास्ट के हो, क्षत्रिय कास्ट के हो, तो एंडोगेमी जो होती है, कास्ट ये तो देखो वर्ण है, किसी भी कास्ट के हो आप। एंडोगेमी, ब्राह्मण जो क्षत्रिय हैं तो वर्ण है, वर्ण में डिफरेंट कास्ट हैं। तो ये कास्ट है जो आप अपनी कास्ट में जो शादी करते हैं उसे बोलते हैं एंडोगेमी, ENDO और GAMY, एंडोगेमी। और अपनी कास्ट से बाहर करते हैं तो उसे बोलेंगे एक्सोगेमी। तो ये एक्सोगेमी परफॉर्म करते हैं। और एकीम का मतलब सेम क्लैन, मतलब ये सेम क्लैन में समान गोत्र जो होती है, समान गोत्र में भी शादी नहीं करते, डिफरेंट गोत्र में और डिफरेंट कास्ट में, इनके ग्रुप में एक्सोगेमी। वे फॉरवर्ड में यानी कि जो ये प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसी प्रॉब्लम आती है, इनके लिए क्या करना चाहिए सॉल्यूशन। देखो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही इनहेंस करनी चाहिए। बैठाओ भाई साहब, कम्युनिटी को क्या दिक्कत है उनसे बात करो, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो, और इनकी कल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करो। और स्ट्रिक्ट लॉ लाओ, स्ट्रिंजेंट लॉ और क्रिमिनल जस्टिस को फास्ट करो। जिन पे भी ऐसे आरोप लगे जो गिरफ्तार हो, जल्दी से जल्दी उन केसों को निपटाओ, ताकि लोगों में डर बने जो ऐसी इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी करते हैं। गवर्नमेंट को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा स्टेट फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस के साथ, गवर्नमेंट को करना चाहिए कोऑर्डिनेशन, और इंटरेक्शन करना चाहिए यहाँ के बाकी कंट्री के लोगों से भी। और ग्रेटर यहाँ जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, इनकी मतलब इनकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि इनकी कल्चर को भी भाई साहब एक तरह से प्रायोरिटी देनी चाहिए। इनकी कल्चर को भी मेन रेस्ट ऑफ द कंट्री से मिलाया जाना चाहिए। इनकी कल्चर को भी डेवलप करने के लिए इवेंट कराने चाहिए, ताकि इन लोगों को ऐसा ना लगे हम देश में पिछड़े हुए हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।